जो ब्रांड नेम है वो एटलीस्ट 10 इयर्स के लिए सेफ हो जाता है, प्रोटेक्टेड हो जाता है। अंतर चला गया तो सर ने आपको रजिस्टर कराया या आप प्लान होता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग किस सिचुएशन में हो सकते हो, कितना आप अपने आप को चैलेंजिंग बना सकते हो सिचुएशंस के लिए। किसी से भी करो दोस्ती, बस निभाओ अच्छे से, लॉयल रहो। दोस्ती किसी भी रिश्ते में ना लॉयल्टी सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष राय और मैं हूं टॉक विद फील का फाउंडर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इस पॉडकास्ट में काफ़ी तरह के गेस्ट आए, ऑथर्स आए, पब्लिशर्स आए, एडवोकेट आए, बिजनेसमैन आए, एस्ट्रोलॉजर आए, न्यूमरोलॉजर आए। लेकिन हर एक कहानी जब आती है हमारे पास गेस्ट के रूप में, तो वो बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाती है। इसी तरह मैं आज के गेस्ट का स्वागत करूंगा। लेट्स इनवाइट मिस स्निग्धा चंद्रा जी एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट मैम। मैम के बारे में बता दूं, मैम एक एडवोकेट है, सॉल्वोकेट लीगल के, एंड सारी डॉक्यूमेंटेशन जितना भी पार्ट रहता है किसी भी कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए, वो सारा कुछ मैम मैनेज करते हैं। एंड एक ऑथर भी हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है मिश्रित फीलिंग के ऊपर। एंड आप खुद सोच रहे होंगे कि एक एडवोकेट एक बुक लिख सकता है, लेकिन ये बहुत अलग बात है, क्योंकि जहाँ पे भी आपके शब्द, जहाँ पे लड़ना होता है, क्योंकि एडवोकेट की एक ऐसी छवि होती है कि लड़ता होगा वो ये, तो एडवोकेट ये डॉक्यूमेंटेशन वाली है। जिसको भी कोई अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है या कोई भी बिजनेस की चीज़ें पता करनी होती है कि कौन से रजिस्ट्रेशन या कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये मैम उनका सारा कुछ मैनेज करती हैं। एंड ऑथर एक डिफरेंट जर्नी है। तो मैं मैम से पूछूंगा, पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे दर्शकों को कि आपका इतना डिफरेंट कैसे हुआ। ओके। सो मेरा जो लीगल बैकग्राउंड है वो एज अ ट्रेडमार्क लॉयर है। और ट्रेडमार्क लॉयर का बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम जो भी आपके ब्रांड नेम है, जो आपके बिजनेस हैं, उनके ब्रांड नेम को हम रजिस्टर करते हैं। तो ब्रांड नेम जैसे फॉर एग्जांपल मैं आयुष आपका ही लेती हूँ, टॉप विद फील है, तो फॉर एग्जांपल जैसे टॉप विद फील है और आपका ब्रांड है इतना अच्छा, तो उस नाम को हम मतलब एज अ ब्रांड नेम हम रजिस्टर करते हैं, सो दैट वो आपके लिए एक आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि आपने क्रिएट करी है अपने बिजनेस के लिए, तो वो आइडेंटिफिकेशन मार्केट में बनी रहे, उस चीज़ को हम प्रोटेक्शन देते हैं, उस चीज़ को हम रजिस्टर करते हैं। सो ये एक बहुत ही मतलब बेनिफिट पॉइंट रहता है कि लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिकॉज जब हम ये रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसके बाद हमारा ये जो ब्रांड नेम है वो एटलीस्ट 10 इयर्स के लिए सेफ हो जाता है, प्रोटेक्टेड हो जाता है, सो दैट आपके इस नाम को कोई और यूज़ नहीं कर पाएगा। सो ये बेनिफिट होता है ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने का। तो मैम, जैसा कि आपने अपने एक फर्म का नाम रखा है सॉल्वोगेट लीगल्स, तो क्या मतलब है इसका, क्या सोच के नाम रखा था ये वाला? ओके। तो सॉल्वोगेट लीगल बेसिकली मेरे हस्बैंड ने ही नाम ये ढूंढा था, मेरे हस्बैंड ने ये नाम दिया था, तो उन्होंने ही ये इस नाम को बनाया था। तो सॉल्वोगेट हमने दो वर्ड्स को हमने कंबाइन करा है। सॉल्व, SOL जो आपको सॉलिसिटर से डिनोट करता हाँ, है, हाँ। तो सॉलिसिटर का हमने SOL लिया और एडवोकेट का बाकी का पार्ट लिया, ओके। तो वो हमने मिला के सॉल्वोकेट कर दिया। तो ये भी मेरे हस्बैंड का ये इनोवेशन था कि ये नाम, इसको हम सॉल्वोकेट रखते हैं, तो मतलब वो हमने नाम उसके बाद कभी चेंज नहीं करा और वो नाम हमने तब से ही चलाया हुआ है। तो ये नाम हमारा करीबन 2020 से चल रहा है। ओके। तो ये सारी रिसर्च और ये सब कुछ, मतलब जो इसका एक फाउंडेशन था, बेस था, वो मेरे हस्बैंड ने ही स्टार्ट किया था। ओके। बिकॉज मेरे हस्बैंड खुद भी ट्रेडमार्क लॉयर ही हैं। ओके। और क्या, तो आप लोग यहीं मिले थे या कैसे? नहीं, हम रजिस्ट्रेशन करते करते? नहीं, हम एक्चुअली मतलब मैं जब कॉलेज में थी तो हम मतलब मेरे सीनियर थे कॉलेज में नहीं, लेकिन मैं इंटर्नशिप जब करती थी तो मेरे सेम ऑफिस में ही सीनियर थे, तो तब हम उसी के थ्रू मिले थे। तो ये था कि अच्छा वो भी ट्रेडमार्क फील्ड से है, और मेरा एज सच कोई ट्रेडमार्क का बहुत ज़्यादा शौक नहीं था, मतलब ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे ट्रेडमार्क की फील्ड में ही जाना है, और मुझे उस टाइम भी बहुत ही कम नॉलेज था। लेकिन वो धीरे धीरे करके पर्सन में भी इंटरेस्ट बनता है चला गया, और ट्रेडमार्क में भी इंटरेस्ट बनता है चला गया। तो सर ने आपको रजिस्टर कराया या आप भी पहले? वो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मैंने ही सर को रजिस्टर कर दिया, तो प्रपोजल भी मेरी तरफ से गया था, नंबर भी मैंने ही वहाँ। ओके। तो कहीं ना कहीं फिर आपने मतलब वाली जर्नी सर के साथ बहुत ज्यादा हेल्प करके संभाली उनको, उनकी जो जर्नी थी। मतलब हम लोग का 6 एंड हाफ ईयर्स का रिलेशनशिप था, और उसके बाद हमने मतलब 6 इयर्स का ही मैं कंप्लीट बोलूंगी, और 7th ईयर में हम लोगों ने फिर शादी कर ली थी। ओके, मतलब 7 साल लगे आपको शादी में? हाँ। ओके।
एंड मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है मैम, व्हाई चूज दिस फील्ड? मतलब आप सर ने, ठीक है, आपका क्या इंटरेस्ट था, आपको क्या चीज़ ऐसी अच्छी लगी कि आपने ये फील्ड चूज करी? पर्सनल इंटरेस्ट तो था ही। नहीं, पर्सनल तो आपका पहले तो उसके अलावा एक्चुअली ट्रेडमार्क जो ट्रेडमार्क फील्ड है विमेन के लिए बहुत ही सेफ फील्ड है। लीगल में अगर मैं बात करूँ ओके ओके। बहुत सेफ है, मतलब कॉर्पोरेट्स की और लीगल की अगर हम बात करें तो बहुत ही सेफ फील्ड है वुमेन के लिए। ना तो इसमें ऐसा है कि आपको लेट नाइट तक बहुत शिफ्ट्स में काम करना पड़ रहा है या बहुत अर्ली मॉर्निंग से काम करना पड़ रहा है। हाँ, कुछ जैसे मान लीजिए आपके फॉरेन क्लाइंट्स है तब की बात अलग है, लेकिन फिर भी ये चीज़ मैंने देखी कि विमेन के लिए बहुत ही एक मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लंबे लंबे देर तक काम करना है, कुछ करना है, रिलैक्सेशन मिलता है। तो मतलब ये कि अच्छी फील्ड है और मनी फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियली भी अच्छी फील्ड ग्रोथ के लिए अच्छी है। एंड मैम कोई एक बिजनेस जब स्टार्ट करता है तो उसको कभी भी पता नहीं होता कि कौन से डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में, हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, तो क्या डॉक्यूमेंटेशन स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट होता है जब एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और कैसे उसको मैनेज करना चाहिए और किसके थ्रू करना चाहिए? ओके, तो जैसे आपने कोई भी अपना छोटा सा फर्म स्टार्ट करा है, ठीक है, और जैसे मैं टॉपिक फील्ड का एग्जांपल लूंगी, है ना, तो जैसे मान लीजिए आपका स्टूडियो है, तो अब सबका अलग अलग कैटेगरी होता है। तो आपका स्टूडियो है, आप स्टूडियो कहाँ पे कैसे रन कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आप उसमें, क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे आप पॉडकास्ट करवाते हैं, आप ओपन माइक्स करवा रहे हैं सेम नाम के अंडर। तो हम उसमें क्लासिफिकेशंस देखते हैं कि आपकी किस क्लासेस में फॉल करेगी। तो देर आर लाइक 45 क्लासेस, ठीक है। तो 45 क्लासेस में आपका कुछ क्लासेस ऐसी हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड होती है, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट बेस्ड, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्लासेस हैं वो आपकी सर्विस बेस्ड होती हैं। तो क्लासिफिकेशन हम चेक करते हैं कि आपका बिजनेस किस क्लास में फॉल करता है, आप सर्विसेज किस तरह की प्रोवाइड करते हैं, उस हिसाब से एप्लीकेशन आपकी रजिस्टर होती है, फाइल होती है, और उसी हिसाब से आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है। तो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, डिपेंड करता है कि आप एज अ फर्म, एज एन इंडिविजुअल अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं या एज अ कंपनी, तो दोनों में डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन की बात करोगे तो देर आर लाइक बहुत सारे, वो नंबर ऑफ लिस्ट लंबी हो जाएगी। बट इनिशियली कुछ एक दो डॉक्यूमेंट बताना चाहो जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे काम के लिए? इम्पॉर्टेंट होते हैं कि आप कब से मतलब आपका जैसे आपका लोगो बनाया हुआ है आपने, ठीक है, ब्रांड के लिए, तो आपका कहाँ पे रजिस्टर्ड है, कितने साल से आप उसमें काम कर रहे हैं, तो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि आपने मान लीजिए पिछले 5 साल से आप एक ही ब्रांड पे काम कर रहे हैं। टॉप विद फील है, मान लीजिए टॉप विद फील आपका पिछले 5 साल से चल रहा है, सेम एड्रेस पे चल रहा है, ठीक है। तो उसकी कुछ सपोर्टिंग हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं कि आप भाई 5 साल से कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी अग्रीमेंट और समथिंग, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स हम उसमें सपोर्टिंग एविडेंस आज लगा सकते हैं। बाकी इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी एक होता है सबसे मेन डॉक्यूमेंट। जो पावर ऑफ अटॉर्नी होता है कि जैसे मान लीजिए मैं आपके ब्रांड को रजिस्टर कर रही हूँ, तो आपने मुझे अथॉरिटी दे दी है टू हैंडल ऑल द लीगैलिटीज फॉर टॉक विद मी रिलेटेड टू ट्रेडमार्क। तो वो मैं आपके लिए, मतलब एक पीओए फाइल होता है, पीओए एक हमारा डॉक्यूमेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो हम जो है अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ में लगाते हैं। तो ये आपका, चाहे आप कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं या फर्म रजिस्टर कर रहे हैं, तो दोनों में ये डॉक्यूमेंट तो कॉमन रहता ही रहता है और ये मेन डॉक्यूमेंट होता है। एंड मैम ट्रेडमार्क कब फाइल करना चाहिए हमें, किस पॉइंट पे आगे करना चाहिए, स्टार्टिंग में या थोड़ा टाइम रुक कर? देखो ऐसा होता है कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है, तो हमें नहीं पता होता कि उसमें रिस्क फैक्टर आगे तक कितना है, मतलब हमारा वो बिजनेस कितने साल तक चल पाएगा या कितने कम टाइम में वो बंद हो जाएगा। तो मतलब जो अभी तक मैंने देखा है उसमें ये कि मैं यही सजेस्ट करती हूँ, एटलीस्ट आप देखो कि 1-2 साल तक आपका बिजनेस चलता है या नहीं चलता है। ओके। एटलीस्ट फॉर अ ईयर टू आप देखो, एटलीस्ट साल भर तक देखो कि चल चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है, उसके बाद आप रजिस्टर कराओ आराम से। ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने आज टॉप विद फील स्टार्ट कर दिया और आपने कल आके मुझसे कहा कि मैम मैंने कल से ही स्टार्ट करा है, इसको रजिस्टर कर दो, मैं बोलूंगी नहीं, क्या पता 6 महीने बाद इसको बंद कर दो, तो आप टॉप विद फील का क्या करोगे? हो सकता है आप कुछ और नाम से बनाना चाहो, बिकॉज कई बार ऐसा होता है, ये चीज़ मैंने देखी पर्सनली, कि जैसे मान लीजिए कोई नाम आपने स्टार्टिंग में लिया लेकिन वो नाम आपका नहीं चल पा रहा है, तो लोग ना वास्तु के हिसाब से भी अपने नाम को चेक कराते हैं। बिकॉज मेरे पास कई ऐसे क्वेरीज आए कि हमारा नाम चल नहीं पा रहा है, क्या आप इसको वास्तु के हिसाब से चेक करो? अब मैं वास्तु के हिसाब से तो चेक नहीं कर सकती, उसके लिए आपको किसी ना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना ही पड़ेगा। तो नाम आपका वास्तु के हिसाब से आपको चाहिए या नहीं चाहिए, वो आपको धीरे धीरे काम करते करते ही पता चलता है कि नहीं यार, टॉक विद फील में ना हम एक काम करते हैं कि विद को WID कर देते हैं,
तो अगर मैं इसको WITH के साथ ही रजिस्टर कर दूंगी और बाद में 6 महीने बाद आप चेंज कर रहे हो, आपको वापस से रजिस्ट्रेशन के लिए फाइलिंग करवानी पड़ेगी, या फिर आपको उसमें स्पेलिंग चेंज के लिए भी एक नई एप्लीकेशन फाइल होती है। तो वो सब के लिए भागा दौड़ी और ये सब करने से बेटर है कि आप पहले से ही उन चीजों को देखें। तो एटलीस्ट गिव अ स्टेबिलिटी ऑफ 1 ईयर, उसके बाद ही आप ट्रेडमार्क रजिस्टर कराएं। तो मैम मेरा नेक्स्ट सवाल ये है आपसे कि जैसे ट्रेडमार्क जब लोग रजिस्टर कराते हैं तो उनको बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कितना टाइम लगेगा और फिर वापस से रिजेक्ट ना हो जाए, या बहुत सारे मतलब तामझाम होते हैं, तो लोग इस डर से भी कुछ लोग तो नहीं कराते कि बहुत टाइम लगेगा। तो इसका क्या सॉल्यूशन और कितना टाइम लगता है मतलब? ओके, तो बेसिकली अगर हम बात करें एक स्टैंडर्ड ट्रेडमार्क रजिस्टर होने में एटलीस्ट 1 साल का टाइम लग जाता है। एक एटलीस्ट, हाँ, मैं एटलीस्ट की बात करूं, बिकॉज हाफ ऑफ द थिंग्स डिपेंड्स ऑन रजिस्ट्री। हमने एक बार अगर एप्लीकेशन प्रोसेस में डाल दी, तो जैसे मान लीजिए आप टॉक विद फील्ड का, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लेके आ गए, एविडेंस वगैरह सब कुछ है। अब आज मैंने आपकी टॉक विद फील्ड को आपकी जितनी सर्विसेज है उसके अंडर फाइल कर दिया, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में डाल दी। अब उसके बाद होता ये है कि आपका, जैसे ही मैंने आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में डाली है, तो आप अपने टॉक विद फील्ड के ऊपर TM यूज कर सकते हैं, ओके, ठीक है। मतलब टेम्परेरी वो वाला। टेम्परेरी वाला होता है ट्रेडमार्क, ठीक है, तो वो टेम्परेरी ट्रेडमार्क होता है, वो आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद ऐसा नहीं कि कुछ नाम में ऐसा होता है कि ऑब्जेक्शन रेज हो जाता है, तो वो ऑब्जेक्शन हमारा जो है रजिस्ट्री की तरफ से आता है, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंप्लीट नहीं है या डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, तो वापस अपलोड करने के लिए बोलते हैं, या मतलब ये तो एक बेसिक हो गया बहुत ही, ठीक है। तो वो चीज़ें क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद अगर मान लीजिए अब ये उसके बाद हमारा ये जर्नल में पब्लिश होता है, ट्रेडमार्क की जर्नल्स होते हैं जो पब्लिशिंग होती है। अच्छा, उससे पहले एग्जामिनेशन रिपोर्ट वगैरह सब आती है, ठीक है, कि एवरीथिंग इज क्लियर, तो एक वो हमें ग्रीन फ्लैग मिल जाता है कि ठीक है, नाउ इट इज गुड टू प्रोसीड, आगे वो आपका प्रोसीड हो जाएगा। तो वो सारा काम ऑटोमेटिकली चलता है थ्रू रजिस्ट्री। तो जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री है वही सारी चीजें पीछे बैकएंड पे सब प्रोसेस वगैरह होती हैं, और उसके बाद आपका 7 से 8 महीने 9 महीने के अंदर अंदर आपका RC आ जाता है, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो। और मैक्सिमम कितना टाइम लगा है आपके? मैक्सिमम साल भी लग गया है, 1.5 साल भी लग जाता है लोगों का, 2-2 साल लग जाता है। अच्छा, वो उन केसेस में लगता है जहाँ कहीं ऑब्जेक्शन अगर आता है। जैसे ऑब्जेक्शन नाम में आता है, नाम किसी और का यूज जैसे है। टॉक विद फील है, अब मान लो कोई कर रहा है टॉक विद रील, फॉर एग्जाम्पल, ओके, टॉक विद रील, तो फोनेटिकली तो सेम हो गया ना दोनों नाम। फोनेटिकली का मतलब हो गया कि दे आर साउंडिंग सिमिलर, ठीक है, ठीक है। बट स्पेलिंग तो चेंज है ना? स्पेलिंग चेंज है, लेकिन अगर आप मान लीजिए मैं बोलूँ टॉक विद फील, लेकिन किसी ने सुना टॉक विद रील, अब टॉक विद फील की गुडविल भी अच्छी है मार्केट में और टॉक विद रील की भी गुडविल अच्छी है मार्केट में, ठीक है, ठीक है। अब फील और रील एकदम राइमिंग वर्ड्स है ना, तो ये हमारी लीगल लैंग्वेज में फोनेटिकली सिमिलर मार्क्स होते हैं। तो जहां आपका नाम फोनेटिकली सिमिलर है, तो रजिस्ट्री अपने आप ही उसको ऑब्जेक्शन में डाल देता है तो कि क्या फिर इस ये नाम, दोनों नाम अगर ट्रेडमार्क लेना चाहे तो हो जाएगा इनका? डिपेंड करता है कि ऑलरेडी मान लीजिए टॉक विद रील जो है पिछले 10 साल पहले से रजिस्टर्ड है, अच्छा, यहाँ आपका पे 2 साल पहले से यहाँ पे registered है। टाइम देखा जाता है। हाँ हाँ, तो ये आपका मान लीजिए 2 साल पहले आपने रजिस्टर करा है या आपने रिसेंटली अभी रजिस्टर करा है, ठीक है, तो आपके मार्क में अभी ऑब्जेक्शन आ गया बिकॉज टॉक विद रील ऑलरेडी पिछले 5 साल से चल रहा है, 5-10 साल से, ठीक है। तो वो अपने राइट्स क्लेम करेगा, IPR राइट्स होते हैं ये, IPR राइट्स क्लेम करेगा कि मेरा तो 10 साल से चल रहा है, तो मेरी गुडविल टॉक विद फील से ज्यादा है मार्केट में, ठीक है। तो वो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसकी क्लासिफिकेशन क्या है और आपकी क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका क्या क्लासेस में फॉल करती हैं सर्विसेज, और टॉक विद रील की किस क्लासेस में फॉल करती हैं, तो ये डिपेंड करता है। तो मतलब बहुत ज्यादा मतलब अंदर तक जाके सारी चीजें देखी जाती है। बहुत ज्यादा डेप्थ में, तो सिर्फ मैं आपको एक ऊपर ऊपर का बता रही हूँ बहुत ही कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है, बट वो डेप्थ में पूरा उसके रिपोर्ट्स निकालना, एनालिसिस करना, उसकी सर्च रिपोर्ट्स बनाना, मतलब वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बिकॉज सर्च रिपोर्ट जब आप निकालते हो तो उसमें ऐसा नहीं है कि खाली 5-6 नाम होंगे, 10-15 नाम होंगे, 10-10 हजार नाम होते हैं, उसमें से छांटने पड़ते हैं कि उसमें से देखना पड़ता है कि अच्छा हमारे नाम के सिमिलर और कोई मार्क्स तो नहीं है जो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, या मतलब बहुत सारी चीज। मतलब ट्राई पहले करते हो कि पहले से ही मतलब हम वही चीज मार्क करके या फिर सही करके दें ताकि रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाए। तो हम ये सजेस्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि आप अपने नाम को जितना यूनिक रखते हैं वो ज्यादा, जैसे मैंने सॉल्वोकेट का बताया, अब सॉल्वोकेट का क्योंकि ऐसे वर्ड्स जो डिक्शनरी मीनिंग में नहीं आते हैं वो आपके कॉइंड नेम या यूनिक नेम कहलाते हैं। तो जब आपने कोई नाम बनाया है, कॉइंड नेम है, कोई बनाया हुआ नाम है,
मान लीजिए 2-3 वर्ड्स को मिला के बनाया है, तो वो आपका कोई डिक्शनरी मीनिंग नहीं निकालेगा ना, तो वो आपका रजिस्टर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। लेकिन आपने बहुत ही ज़्यादा कोई कॉमन नेम लिया हुआ है, तो वो आपका रजिस्ट्री में कहीं न कहीं जाके अटक सकता है, अदरवाइज़ बहुत सारे नामों में मिल भी गया है। अच्छा, तभी लोग ऐसे नाम रखते हैं अपने बिज़नेस के लिए, ज़ोमैटो, ज़ेप्टो, ओला, उबर कुछ। हाँ, एप्पल है तो एप्पल इज़ अ फ्रूट। हाँ। दैट हैज़ नथिंग टू डू विद ओह! गैजेट्स एंड करेक्ट, कंप्यूटर करेक्ट, एंड करेक्ट। आईफ़ोन्स वगैरह। तो एप्पल इसीलिए मार्केट में स्टैंड कर रहा है बिकॉज़ उसका आइडेंटिटी ही अलग है। हाँ। जो वो प्रोवाइड कर रहा है, जिस तरह के प्रोडक्ट्स वो भाई प्रोवाइड कैटेगरी भी अलग हो गई एक तरीके एग्ज़ैक्टली, से। पूरी की पूरी कैटेगरी ही अलग है। तो दैट वे तो आपका जो सर्विसेज़ है, आपकी जो प्रोडक्ट्स है, उससे हटके जितना नाम होगा ना, उतना अच्छा है। एंड अगर कोई हमारा एंटरप्रेन्योर या फिर कोई बिज़नेसमैन ये देख बिज़नेस वुमन भी ये पॉडकास्ट देख रहे हो, तो वो कैसे आप तक पहुँच सकता है मैम, थोड़ा-सा अगर आप बताओ तो? ओके तो मतलब इंस्टाग्राम पे वी हैव अ पेज बाय द नेम सॉल्वोकेट लीगल, ओके। और लिंक्डइन पे भी आप सर्च कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं। सॉल्वोकेट लीगल हमारी लॉ फर्म का नाम है, और आप मुझसे डायरेक्टली रीच आउट वहाँ पे कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज उसमें डाल सकते हैं, सो वी कैन रिप्लाई। सो मैम कमिंग बैक टू पोएट्री वाला पार्ट, तो जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन ही आपसे पूछा था, एडवोकेट के साथ में आप ऑथर बने। तो आप दोनों चीज़ मतलब पहले क्या कर रहे थे और मतलब साथ में करके कितना मुश्किल हुआ आपके लिए? ओके तो 2012 से मैंने लिखना स्टार्ट करा था। हालांकि उससे पहले ये होता है ना कि आप बचपन में एक पर्सनल डायरी बनाने का बहुत शौक होता है, तो हाँ। वो डायरीज मैंने बनाई हुई थी। तो उस टाइम पे क्या होता था कि गाने लिख रहे हैं, मतलब वो जो कीपैड वाले फोन्स होते थे ना, आप हाँ, हाँ, पास हाँ, में हाँ, बटन वाले, हाँ, 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 तो उसमें से ना आप मैसेजेस ढूंढ ढूंढ के लिखा करते थे पे हाँ, हाँ, कि हाँ। यार वो मैसेज अगर डिलीट हो गया तो ये हमारे पास रहेगा नहीं कभी। तो वो गाने लिखने का शौक होता था, और मतलब मैसेजेस लिखने का शौक होता था। तो वो ना डायरी मेरी बनी हुई थी। तो धीरे-धीरे करके वो कब गाने लिखे, फिर अपनी मतलब कभी ऐसा हुआ कि कुछ पर्सनल फीलिंग्स लिखनी स्टार्ट कर दी। तो देन दे इवेंचुअली टर्न इनटू पोएट्री। वो धीरे-धीरे कब पोएट्री में चेंज हो गई, तो वो इतना कभी रियलाइज़ नहीं करा। लेकिन हाँ, जो मैंने प्रॉपर पोएट्री अपनी इंस्टाग्राम पे लिखनी स्टार्ट करी, मतलब मैं लिख के और पोस्ट करती थी इंस्टाग्राम पे, तो सिंस 2012 मैंने स्टार्ट करी, और उसके बाद फिर मैं लिखती गई उसमें ही, मतलब कभी लिखा, वो एक कंसिस्टेंसी नहीं था कि डेली पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन हाँ लिखती थी तो उसे पोस्ट कर देती थी, टेम्पलेट्स पे लिखा करती थी, पोस्ट कर देती थी। अब धीरे धीरे, क्योंकि उस टाइम पे इतना ऑथर्स का और ये ओपन माइक्स वगैरह का इतना नहीं होता था, नहीं नहीं था, था। 2012 13 15 में नहीं था इतना। अब धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो देन आई ट्राइड कि नहीं यार, व्हाई नॉट मेक इट प्रोफेशनली थोड़ा सा। तो फिर धीरे-धीरे करके मैंने ओपन माइक स्टार्ट करा, और इनफैक्ट आप ही के साथ पहला मेरा ओपन माइक। हाँ। और उसके बाद फिर धीरे मेरा कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट अप हुआ कि नहीं, करना चाहिए ओपन माइक्स भी, मतलब क्योंकि एक स्टेज फियर था, नहीं कर पा रही थी बहुत टाइम से। तो वो मेरा स्टेज फियर भी खत्म हुआ, और आज देखो आपके सारे बैठे हुए हैं। तो मैम एक चीज़ मेरा पूछने का मकसद ये था कि जैसे पोएट्री जब इंसान करता है, तो या तो वो मतलब दिल टूटता है, आजकल तो ये होता है कि दिल टूटने पे करता है या फिर दिल लगने पे करता है। तो आपका मेन पर्पस क्या था? मेरा मेन ऐसा कुछ पर्पस है था, इसलिए मेरी बुक का नाम ही मिश्रित फीलिंग्स है। तो ओह! उसमें आपको हर इमोशन की एक-एक पोएम मिलेगी। तो उसमें कलेक्टिवली 21 पोएम्स हैं, हुँ। और उस पोएम में मतलब हर तरह की फीलिंग्स हैं। दिल टूटने की, दिल जुड़ने की, हँसी की, खुशी की, मतलब हर तरह की है। तो वो जब आप बुक में मतलब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कोई एक पोएट्री अगर आप बताना चाहो बुक में से तो? अब ऐसे तो याद भी नहीं है मुझे। आप देख सकते हो बुक, आपकी बुक है। ये मेरी बुक है मिश्रित फीलिंग्स। ओके। ठीक है। और ये बुक मैंने इसी साल अभी मई में लिखी थी, मतलब हाँ लिखी उससे पहले ही थी, लेकिन अभी मई जून में ही पब्लिश हुई है। ठीक है मैम। तो इसमें टोटल 21 पोएम्स हैं, ओके। और ये इसकी एक पोएम जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिखी थी, तो वो मैं आपको सुना सकती हूँ। बिल्कुल मैम। और तो पोएम है, मेरे किस्से का हिस्सा है तू, हुँ। मेरे किस्से का हिस्सा है तू, तेरे हिस्से की कहानी में, हाँ, हाँ। मेरे किस्से का हिस्सा तू, तेरे हिस्से की कहानी में, मेरी कहानी का किरदार तू, हाँ, हाँ। उस किरदार का अस्तित्व में। हाँ, हाँ। वाह! मेरी कहानी का किरदार तू, उस किरदार का अस्तित्व में, उस अस्तित्व से मेरा अर्धांग तू, और अर्धांग से तेरी अर्धांगिनी में। हाँ, हाँ, वाह! वाह! तो ये पोएम मुझे सबसे अच्छी लगती है, जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिखी थी। ये आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ी है मैम। जैसा कि आपने बताया कि आपने हस्बैंड के लिए आपने आपके उनके साथ में आपने लॉ फर्म स्टार्ट करी।
फिर आपने उन्हीं के लिए पोएट्री भी स्टार्ट करी। तो ऐसे कौन से पुण्य कमाए उन्होंने जो उनको इतनी अच्छी वाइफ मिली है और सारी इतना, क्योंकि मैम आप देख ही रहे हो आजकल इतना रिलेशनशिप में इतने सारे इश्यूज आ रहे हैं एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आप लोग इतने टाइम से साथ में हो, टचवुड नजर ना लगे, बट फिर भी ऐसी कोई एक ऐसी चीज जो आप शेयर करना चाहो कि एक रिलेशनशिप में कितना इन्वॉल्व होने के लिए, इतना इम्पोर्टेंस लाइक जनरेट करने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? तो बेसिकली कोई भी रिलेशनशिप है, चाहे वो हमारे फैमिली का रिलेशनशिप है, मतलब हमारे मदर फादर का है, या हमारे भाई बहनों के साथ में है, दोस्तों के साथ में है, आपके लिव इन पार्टनर्स के साथ में है, या आपके हस्बैंड वाइफ के साथ में है, या आपके इन लॉज के साथ में है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए कि आप कम्युनिकेट करते रहें एक दूसरे से। मतलब अगर आप एक घर में भी हैं तो ऐसा ना हो कि आप एक काउच पे एक फ़ोन लेके बैठा है, दूसरे कमरे में दूसरा बंदा एक फ़ोन लेके बैठा है, बिकॉज़ आजकल ना फ़ोन का ट्रेंड इतना ज़्यादा हो गया है कि हम यही भूल जाते हैं कि खाना कब है, सोना कब है, पीना कब है। सही बात है। लिटरली। तो आप एक घर में, एक कमरे में रहते भी पता नहीं चलता कि इंसान की एग्ज़िस्टेंस है भी या नहीं है। एग्जैक्टली। तो मेरा यही मतलब एक मैसेज है कि कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऑफिस से आए हैं, आप बैठ के कम्युनिकेट कीजिए। फ़ोन तो आपने ऑफिस में भी चलाया ही है ना बैठ के। आप घर आके अपने पार्टनर से, अपने बच्चों से बात कीजिए, अपने पार्टनर्स के साथ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। बाहर खेलना है बच्चों को, बाहर खेल ली, क्योंकि आजकल बच्चों ने भी यही ट्रेंड बना लिया है कि फ़ोन घर में लेके फ़ोन में गेम्स खेल रहे हैं, सब कुछ है। जितना हमारे टाइम पे फिजिकल एक्टिविटीज़ और ये सब चीज़ें हुआ करती थी, उतना आजकल बच्चे नहीं करते। हाँ। तो और पेरेंट्स भी उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए दे जस्ट गिव द फोन टू देयर किड्स कि अच्छा ठीक है, थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाएगा, बच्चे 1 घंटा 2 घंटा फ़ोन में लग जाएंगे। बट दैट इज़ एक्चुअली रॉन्ग। मतलब आप बच्चों के साथ में जितना खेलेंगे, बच्चों के साथ जितनी चीज़ें शेयर करेंगे, क्योंकि आजकल हर बच्चा स्मार्ट पैदा हो रहा है। मतलब आई बिलीव कि बच्चे को पहले से ही पता है कि फ़ोन में इंस्टॉल क्या करना है, डिलीट क्या करना है, उसको सब मालूम है। तो आजकल अगर हम बच्चों के साथ ही चीज़ें शेयर करके चलेंगे, उनसे जितना कम्युनिकेट करेंगे, उतना आई थिंक बेस्ट है। बट मैम ऐसा क्या गलती कर रहे हैं आज की जनरेशन जो इतने डिवोर्स फाइल हो रहे हैं और मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई इधर मार रहा है और आप तो न्यूज़ें सुनते रहते होगे, ऑफ कोर्स आप तो एडवोकेट हो, तो उस उनको लिए क्या कहना चाहोगे? उनकी क्या माइंडसेट बन गया उनका कि वो ऐसे लोग ऐसे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मतलब उनका माइंडसेट के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखो, माइंडसेट हम किसी का भी जज नहीं कर सकते, है ना? माइंडसेट सबका अलग-अलग होता है। अब मान लीजिए जैसे आजकल केसेस, और अब देखो शुरू से भी ना आप एग्री करोगे इस बात से कि इतने टाइम से जो है सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि एक लेडी के ऊपर ही अत्याचार हो रहे हैं, ठीक है? एक लेडी को ही हर चीज़ में ताना मार देते हैं, सुना देते हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा कर ले, कुछ भी अपना कर ले, ठीक है? अब मेंटालिटी ना वैसे धीरे-धीरे करके कि अच्छा मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है, मैं बताऊँ किसको अपनी बातें, मेरा हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है, मेरे इन-लॉ सपोर्टिव नहीं है, मैं तो इन-लॉज़ को भी अपने माँ-बाप की तरह ही रख रही हूँ, उनकी तरह उनको भी उसी तरह से ट्रीट कर रही हूँ, अपने हस्बैंड को एकदम हस्बैंड की तरह या एक बच्चे की तरह ही रख रही हूँ। लेकिन अब जैसे जो केसेस आ रहे हैं, अब बिल्कुल ऑपोजिट हो गए कि लड़कों के ऊपर जो है वायलेंस हो रहे हैं, लड़कों के ऊपर पूरा डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये लेडीज़ का जो वो एक मेंटल स्टेट था ना कि बहुत ज़्यादा लेडीज़ को कन्फाइन करके रख दिया गया कि अच्छा शेयर कर रही है, क्यों शेयर कर रही है, किससे शेयर कर रही है, नहीं इसको नहीं बताना, उसको नहीं बताना। ये सब चीज़ों के चलते ना शायद वो चीज़ें कहीं न कहीं एग्रेसिवनेस में चेंज हो गई, और वो एग्रेसिव अब धीरे-धीरे करके इस तरह बाहर निकल रही है, जो कि एक्चुअली गलत वे में बाहर निकल रही है। अगर हम वही है ना कि अगर हम कम्युनिकेट पहले से ही करना स्टार्ट कर दें कि भाई आपको क्या परेशानी है, क्योंकि एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ के आपके नए घर में आती है, उसके लिए वो सारा एनवायरनमेंट ही नया है। हाँ। आप जब तक उसके साथ खड़े रह के उसके साथ बात नहीं करोगे, उसको पल-पल पे आप हर दिन हर पल पूछते रहो कि भाई क्या प्रॉब्लम है? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? पूरे दिन क्या किया? अच्छा क्या रूटीन रहा? कैसा चल रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है? धीरे-धीरे वो अपना कॉन्फिडेंस खोलेगी, धीरे-धीरे आपसे वो कंफर्टेबल बात होना करना स्टार्ट स्टार्ट। करेगी, बात करेगी, बिकॉज़ शी नोज़ कि मेरे लिए इस घर में मेरे हस्बैंड के अलावा कोई नहीं है मेरी बातें सुनने के लिए, बिकॉज़ शायद वो अपनी मदर इन लॉ से उतनी बातें नहीं बोलेगी, फादर इन लॉ से तो क्या ही बोलेगी, है ना? तो अपने हस्बैंड से ही चीज़ें शेयर करेगी, चाहे वो अरेंज मैरिज है, चाहे वो लव मैरिज है। एक लेडी अपने हस्बैंड के ऊपर ही काउंटर पॉइंट करती है जब वो नए घर में आती है शादी करके। तो यही है कि एक हस्बैंड को अपने वाइफ के लिए, अपने पार्टनर के लिए उतना ही सपोर्टिव होना चाहिए। तो शायद ना जब हम कम्युनिकेट करेंगे ना एक-दूसरे से, अपने पार्टनर से, अपने पार्टनर्स की बातों को समझेंगे, शेयर करेंगे, तो शायद ये जो मेंटल स्टेट आजकल हो गया है ना कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, और फिर एंग्जायटी आ रहे हैं। एंग्जाइटीज़ हो रही हैं।
शायद वो चीजें कम हो जाएंगी। करेक्ट, लाइक कम्युनिकेशन हर चीज का एक हल है। बहुत जरूरी है। Correct, इवन and- फ्रेंड्स भी अगर हैं तो अपने दोस्तों को नेग्लेक्ट ना करे कि अरे यार ठीक है ना, वह इतने टाइम बाद फोन कर रहा है, पता नहीं किस काम के लिए फोन कर रहा है। नहीं, हर कोई किसी काम के लिए फोन नहीं करे। मे बी वो पर्सन किस चीज के लिए डिप्रेस्ड है, आप ही को उसने क्यों याद किया ऐसे स्टेट में, तो देयर मस्ट बी सम पॉइंट कि उसने आप ही को क्यों कॉल करा उस टाइम पे। तो एटलीस्ट लिसन टू देम, एटलीस्ट। एंड मैम मेरा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि ना सेल्फ रिस्पेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप में। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आप कर रहे हो ना, अगर सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप लड़ रहे हो, तो मतलब ये है कि आप ठीक है, एक सैक्रिफाइस करना, नए आपने शादी करी है, आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा के कभी भी सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बट ऐसा होता है ना कि लाइक थोड़ा सा सुनकर या फिर ईगो कम कर कर अगर रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है तो वहां पे क्या मतलब क्या चुनना चाहिए उस टाइम पे? मतलब देखो ठीक है, अगर मान लो कोई आपको डांट रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके हस्बैंड है, ठीक है, थोड़ा बहुत डांट दिया, थोड़ा गुस्सा कर रहे, दैट इज ओके आई थिंक, ठीक है। लेकिन अगर उसके अलावा जैसे आपके इन लॉज वगैरह भी हैं, ठीक है, आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ ने कुछ कह दिया, डांट दिया, इट्स ओके, बिकॉज आपके मॉम डैड भी तो डांटते ही है ना आपको, ठीक है, आप डांट के सीख के ही बड़े हुए हो, तो आपने वो चीजें सीखी हैं। अगर आपके हस्बैंड हैं, डांट रहे हैं थोड़ा बहुत, इट इज फाइन, इट इज ओके। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो हर पल पे एग्रेसिव हो रहा है पर्सन, की बहुत ज्यादा चीख चिल्ला के ही बात कर रहा है। तो यू हैव टू लाइक स्टैंड योरसेल्फ। एग्जैक्टली, यू हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ, बिकॉज अगर आपका हस्बैंड आपके ऊपर चिल्ला रहे तो वो स्टैंड तो नहीं करेगा आपके लिए, है ना। तो आपको आपके लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा। एंड एक लिमिट होती है ये सब चीजें भी हैंडल करने की, ये सब चीजें बर्दाश्त करने की। उसके बाद अगर आपको ये हो रहा है कि नहीं यार, मतलब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है बिल्कुल, कि मतलब पर्सन हर बात पे ही चिल्लाए जा रहा है, या पर्सन बात बात पे हाथ उठा रहा है, या पर्सन ऐसी कोई भी ऐसी वॉयलेंट हरकत कर रहा है, वॉयलेंस एक्सेप्टेबल नहीं होती है Exactly. बिल्कुल भी, किसी भी तरह से, चाहे वो फाइनेंशियल वॉयलेंस हो, चाहे वो सेक्सुअल वॉयलेंस हो, या वो जो है डोमेस्टिक वायलेंस abuse कुछ भी हो। किसी भी तरह का हो, वो एक्सेप्टेबल कभी भी नहीं होना चाहिए। हाँ, आप ठीक है, आपने थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ, दिमाग ठंडा होने दो, आपका भी सामने वाले का भी, बट सिट एंड टॉक। अगर उसके बाद भी आप बात नहीं कर रहे हो, अपने ईगो में हो, बिल्कुल ही कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, तो देन ऑब्वियसली इट्स अ पॉइंट कि आपको कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को देखना पड़ेगा कि आप किस तरह से अपने पार्टनर को हैंडल कर सकते हो। तो ये है कि एटलीस्ट वॉयलेंस तो एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका एज अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है। ओके। एंड मैम जैसा मैं अभी देख भी रहा था कि आपने कुछ अपने पोएट्री एक बुक में भी लिखे हैं, जो बुक का नाम है द लेटर्स आई नेवर सेड। तो आप उसके बारे में, वो पोएट्री क्यों, मतलब कैसे वहां पे गई और कैसे शॉर्ट लिस्टेड हुई, या फिर क्यों आपने दिया, या फिर क्या पोएट्री थी, थोड़ा सा बताओ आप फिर को। ओके, तो जो मेरी सेकंड पब्लिकेशन है, जो सेकंड पब्लिशिंग है, वो एंथोलॉजी है। तो एंथोलॉजी में बहुत सारे ऑथर्स जो हैं, बहुत सारे राइटर अपने अपने पोएम्स कलेक्टिवली भेजते हैं। उसमें मेरी भी एक सेलेक्ट हुई थी, जिसमें जस्ट वो एक माइंड में थॉट आया कि अच्छा, अगर मतलब कुछ ऐसी बातें जो शायद मेरी नहीं पहुंच पाई किसी तक, तो वो क्या वजह रही होगी, क्यों नहीं पहुंच पाई। तो जैसे कोई एक इमेजिनरी थॉट था जो एकदम और प्रॉम्प्ट एकदम माइंड में आया, और वो मैंने पेन डाउन किया, एंड देन आई जस्ट सेंट इट टू द पब्लिकेशन हाउस, और वो सिलेक्ट हो गई। तो दैट वाज अ वेरी रैंडम थॉट। आपको याद है वो पोएट्री? मुझे पोएट्री याद नहीं है, हमें पढ़ के। हाँ प्लीज, हाँ प्लीज, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका पहले वाला पोएट्री भी। थैंक यू सो मच। ठीक है, सो जो मेरी पोएम है वो, उसका टाइटल है लेटर्स नेवर पोस्टेड। ओ, ठीक है, तो मतलब कुछ ऐसे लेटर्स जो शायद, मतलब एक इमेजिनरी कि शायद मैंने लिखे होंगे और वो नहीं पहुंच पाए मेरे लव्ड वन के पास। तो वो थे कि दोज वर्ड्स दैट रिमेन्ड अनस्पोकन, आई रोट देम डाउन ऑन द शीट्स ऑफ पेपर, थिंकिंग दैट मे बी समडे they will sail to you in the monsoon rain. Autumn said to me, why only monsoon to carry your message, and my breeze can carry your feelings. My letters flew away in the breeze and got stuck into the snow. I requested summer to melt the ice and let my message be sent through. Summer sarcastically smiled at me and said, I have mood swings issues. Your feelings might get sweated away or might get flamed. Oh Lord, seasons changed, words remained unspoken, and letters are still unsent. वो मौसम के चलते भी कहीं पहुंच ही नहीं पाए, तो दे आर स्टिल अनसेंट। ये पोएट्री ऐसी है कि हर सीजन में काम करेगी।
ये बहुत ही अच्छा था, मतलब एक आपने बहुत ज़्यादा सोचा होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है इस वाली पोएट्री के लिए। नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा, मतलब इट हार्डली आई, जो मुझे याद है बिकॉज़ ये बहुत ही रिसेंट अभी मैंने सितंबर में ही लिखी थी एंड मतलब मुझे ऐसा याद है कि जस्ट मुझे 5 से 10 मिनट लगा बिकॉज़ ये एकदम प्रॉम्प्ट था कि भेजना था फटाफट से। तो मैंने एकदम प्रॉम्प्ट अपना लिखा एंड देन बट वो कनेक्ट करना पॉइंट पूरी चीज़ है ना, वो बहुत मुश्किल होता है किसी भी ऑथर के लिए। तो ये सारी चीज़ें ऐसा रहता है कि कहीं से पढ़ रहा हूँ मैं, मतलब ऐसा है कि मतलब बिल्कुल करेक्ट वर्ड्स है। तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है कि जो इंसान अभी अपनी बुक को पब्लिश करना चाहता है, बट वो सोचता है कि कहाँ से लिखे, कैसे करे, बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपने भी सोचा होगा स्टार्टिंग में कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए, या बहुत नर्वसनेस भी होती है कि इतना मैं लिख पाऊंगी कि नहीं लिख पाऊंगी, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप जो बुक लिखना चाहते हैं? तो जो बुक लिखना चाहते हैं तो फॉर अ बिगिनिंग दे मस्ट ट्राई कि कुछ ऐसे ना जिसे प्रॉम्प्ट चैलेंजेस आजकल बहुत सारे चल रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो आपको इम्प्रॉम्प्ट चैलेंजेस आपको प्रोवाइड कर, फॉर एग्जांपल जो मेरी ये मिश्रित फीलिंग्स की बुक है, ये बुक लीड पब्लिशिंग जो शार्क टैंक अप्रूव प्लेटफॉर्म है, ओ, उन्होंने 21 डेज का चैलेंज निकाला था। तो इनका चैलेंज का नाम है द राइट एंगल, द राइट एंगल करके है। ओके। तो वो 21 डेज का, क्योंकि जब आपको ये पता है कि मुझे यार 21 दिन में 21 पोएम्स लिखनी है, तो आपका दिमाग उस तरह से काम करेगा कि यार आज एक पोएम, कल एक पोएम, परसों एक पोएम, उसके बाद एक पोएम। तो वो प्रॉम्प्ट जब आपका दिमाग काम कर, एंड जब आपका दिमाग लिखने में ही है ना कि आपको पता है कि नहीं मैं पोएम्स अच्छा लिख लेता हूँ या अच्छी लिख लेती हूँ, तो आप उस चैलेंज के लिए ना माइंड आपका आराम से रेडी हो जाएगा। तो मेरा भी वही पहले इनिशियली यही क्वेश्चन था खुद के लिए कि यार 21 दिन का चैलेंज में 21 पोएम्स कैसे लिखूंगी यार, क्योंकि मुझे मतलब मैं बहुत गैप दे दे के लिखती थी, आज लिखी, फिर कभी महीने 2 महीने 3 महीने बाद लिख रही हूँ, कोई चीज थॉट एकदम आ गया, कहीं ट्रैवल कर रही हूँ तो कुछ एकदम से कोई चीज देखी, उस पर कोई थॉट आ गया, तो उस चीज से मतलब वो चीज मेरा होता था कि कभी ट्रैवल किया तो वो रैंडम एक थॉट्स आते थे। लेकिन लगातार 21 दिन पोएम्स लिखना एकदम से बहुत ऐसा हो जाता कि यार आज क्या लिखूं, कल क्या लिखूं, अब क्या लिखूं, अब क्या लिखें। तो वो मतलब मेरे लिए था कि 21 दिन का चैलेंज बहुत रिफ्रेशिंग चैलेंज पर गई यार, 21 दिन आपने लगातार पोएम लिख ली, अरे वाह। तो मेरे वो खुद के लिए शाबाशी थी कि यार लिख लिया यार तूने 21 दिन को बोल रहे। तो मतलब इस तरह के चैलेंजेस लोग देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं इंस्टाग्राम पे, तो इफ दे सर्च तो उनके पास वो प्लेटफॉर्म्स आते रहेंगे। तो आप उनमें से किसी एक प्लेटफॉर्म को चूज कर सकते हैं, या अगर किसी को हैंड राइटिंग का शौक है कि हैंड रिटन पोएम्स ही करनी है कि लिख के आपने डायरी में रखी है, तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो आपकी हैंड रिटन पोएम्स को भी एज इट इज पब्लिश कर रहे हैं, प्रिंटेड फॉर्म में नहीं, ओह, आपकी हैंड रिटन अच्छा ऐसा भी है। पूरी की पूरी बुक आएगी। हाँ, ये तो बहुत अच्छी चीज है। पूरी बुक वो हैंड रिटन फॉर्म में ही होगी। आई थिंक कोई प्लेटफॉर्म था, मैं प्लेटफॉर्म का नाम नहीं ले रही अभी बिकॉज उसमें मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। तो है एक दो प्लेटफॉर्म्स ऐसे जो आपकी हैंड रिटन एज इट इज आपकी लिखी हुई हैंड रिटन पोएम्स को ही पब्लिश करेंगे इन योर ओन राइटिंग। दे विल नॉट बी प्रिंटेड और डॉक्यूमेंटेड, वैसे नहीं होंगी वो, एक मतलब एक आपकी हैंड रिटन डायरी टाइप की होगी वो तो बुक। ये बहुत अच्छा, लाइक ब्रांडिंग का भी बहुत अच्छा मौका है इन लोगों के लिए कि आप अपनी राइटिंग को भी मतलब एक पब्लिश करा सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। एंड मेरा अगला सवाल मैम ये है कि कोई फ्यूचर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में आप बताना चाहो अपने, जो जिसके लिए हम लोग तैयार रहे। मेरा अपकमिंग एज सच कोई वो नहीं है। मतलब आई ऑल्सो कीप सर्चिंग कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे भी अब मतलब मिलता रहे कि जो थोड़ा सा मेरी पोएट्री या मेरी मतलब इन सब चीज़ों को और मैं अच्छे से आगे बढ़ा सकूं बाय वे ऑफ राइटिंग, मतलब बुक के जरिए या अपनी ओपन माइक्स के जरिए। तो मैं वो सर्च करती रहती हूँ, तो मेरे पास ना वैसे मैं सर्च करती हूँ मेरे पास टॉक विद फील के ही आ जाते हैं सबसे ऊपर। तो कहीं ना कहीं कीप लर्निंग एंड कीप सर्चिंग वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है, लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। मैम मैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, तो आपको ना उसमें टाइम नहीं लगाना, और जो आपके दिमाग में फर्स्ट वर्ड आएगा आप वो बताओगे सबसे पहले। ठीक। तो मेरा पहला क्वेश्चन मैम आपसे ये है कि मोस्ट फेवरेट शायर या पर्सन। गुलजार साहब। ओके। एंड मोस्ट फेवरेट फ्रेंड। मंजू। मोस्ट फेवरेट वर्क। लिखना। शाहरुख या सलमान। ठीक है, शाहरुख। ओके। मोस्ट फेवरेट डिश। राजमा चावल। मोस्ट फेवरेट एक्टर। फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार। ओके। मोस्ट फेवरेट थिंग आपको जो करना अच्छा लगता हो। मुझे पेट्स वगैरह के साथ में बहुत अच्छा लगता है, मैंने मेरे घर पे डॉग है तो मुझे उसके साथ में खेलना, उससे बातें करती रहती हूँ मैं, तो ये। मोस्ट फेवरेट सॉन्ग। ओ गॉड, मोस्ट फेवरेट सॉन्ग, अरे बाप रे। टाइम का मैम। मोस्ट फेवरेट सॉन्ग जो भेजी थी दुआ।
एंड अगर आपको एक सुपर पावर मिले तो एक लाइन में आप क्या करना चाहोगे उस सुपर पावर से? सुपर पावर से? ओ, सुपर पावर से, सुपर पावर से करना तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर एक सुपर पावर मिल गई तो या मैं इन डॉग्स का शेल्टर क्रिएट करूंगी। मेरे को बहुत सारे डॉग्स चाहिए अपने आसपास में। एंड खाली टाइम में क्या करते हो मैम आप? लिखती हूँ, मैं सोचती हूँ कि क्या लिख सकती हूँ मैं, तो आई जस्ट कीप थिंकिंग फॉर माई पोएम्स एंड शायरीज, तो वो मैं वो ही करती हूँ, मैं खाली टाइम में यही करती हूँ। जैसे आपने इस वाले क्वेश्चंस में आपने एक एक वर्ड में आंसर दिया, तो अब आपको एक एक लाइन में आंसर देना है। मोहब्बत से क्या समझते हैं मैम आप? मोहब्बत से क्या समझते हैं? लाइक अंडरस्टैंडिंग ईच अदर एंड जस्ट कम्युनिकेट। मतलब मुझे सबसे अच्छा लगता है कि कोई ना पास बैठ के ना मेरी बातें सुनता रहे, कोई मुझ मतलब मैं उसकी बातें सुनती रहूं। तो पास बैठो, कम्युनिकेट करो, बातें सुनो, अच्छा लगता है। जैसे जाकिर खान भी कहता है ना कि मतलब मुझे ऐसे प्यार के बारे में नहीं पता। लव जाकिर। वो कहता है मुझे प्यार के बारे में पता, बट कोई लड़की अगर मेरी लाइफ में आएगी भी ना, तो मतलब मैं सुनना चाहता हूँ कि बचपन में कौन से कलर का आपने लाइक कॉम किया था, क्या क्या ऑफिस में पहली स्टोरी क्या थी। हाँ, मतलब वो ना आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस कि अच्छा ये करते थे, अच्छा वो किया करते थे, तो वापस से वही चीजें जाकिर भाई की कोई लाइन अगर आप कहना चाहो जो आपको बहुत अच्छी लगती हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है जाकिर भाई की एक लाइन कि अ, जिंदगी में ना अपनी औकात से बड़ा सोचते रहो, क्या पता जिंदगी ऊपर वाला कब बोल दे तथास्तु। है? सही बात है। माँ बाप। माए बाप नहीं, मेरे पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट एक बहुत लाइन में। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं यही बोलूंगी, चाहे वो लड़की है, लड़का है, कोई भी है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। रिलेशनशिप। रिलेशन टाइम ऑफ टाइम। लॉयल रहना चाहिए। जिंदगी। जिंदगी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कीप लर्निंग। पेन। पेन, कीप लर्निंग फ्रॉम पेन, स्माइल करते रहो। शायरी। शायरी खूबसूरत होती है, लिखते रहो, सुनाते रहो, सुनते रहो, बस। दोस्ती। दोस्ती, आ, दोस्ती किसी से भी करो दोस्ती, बस निभाओ अच्छे से, लॉयल रहो। दोस्ती किसी भी रिश्ते में ना लॉयल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि आज दोस्त है तो कल आप उसको भूल जाओ अपनी चीजों में। उसके भी दुख सुख में उतना साथ दो जितना आप एक्सपेक्ट करो कि वो आपके लिए खड़ा रहे। एंड सुकून। सुकून पहाड़ों में मिलता है। पहाड़ों में मैगी खाते हुए। क्योंकि मेरा ससुराल पहाड़ों का ही, मतलब मैं प्लेन्स की हूँ, मतलब मेरी शादी पहाड़ों में हुई है। एंड लास्ट क्वेश्चन मैम, आपके नाम का मतलब स्निग्धा। फ्रेगरेंस। ओह। तो मैम जितना भी पॉडकास्ट हमने करा आज बहुत सारी बातें करी। हमने रिलेशनशिप के बारे में बातें करी, पोइट्री के बारे में बातें करी, लाइक लॉ फॉर्म्स के बारे में बातें करी, रजिस्ट्रेशंस के बारे में बातें करी, कहीं ना कहीं ज्ञान भी था और प्यार वाली बातें भी थी। तो मैं लास्ट में एक मैसेज अगर आपसे पूछूंगा कि अपनी ऑडियंस को क्या देना चाहोगे, तो क्या बोलना चाहोगे आप? मैसेज मेरा यही रहेगा लोगों के लिए कि फर्स्ट तो एक मतलब दो मैसेज वैसे मैंने इंपॉर्टेंट ये भी जो बीच में मैंने बोला था कि आप अपने रिश्तों में सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन का बहुत ध्यान रखिए। भी किसी के भी साथ आपका रिलेशनशिप है तो कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। प्लस उसके अलावा मतलब देखो आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, ठीक है, पेन्स, हैप्पीनेस, सब कुछ आता रहेगा, हमेशा ही रहेगा। चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाए, कुछ भी हो जाए, देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स। तो आप उन चीज़ों को मतलब एक डिप्रेशन के तौर पे ना लेके ना उन चीज़ों से सीख लें कि ठीक है आज अगर ऐसा है तो ये कुछ टाइम बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, उस टाइम पे आपको बुरा लगता है, आप रोते हैं, सब कुछ है, बट वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लर्निंग है। जो एक चीज़ पे मैं बिलीव करती हूँ कि आज तक भी जो बिलीव करती हूँ वो यही, चाहे कुछ भी हो जाए, जो होता है ना वो अच्छे के लिए ही होता है। अगर आज वो बुरा है तो कल कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। अगर आज बारिश है तो धूप भी जरूर होगी। तो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, कहीं ना कहीं आपके लिए रास्ते हमेशा खुलेंगे। रास्ता कभी भी कोई बंद नहीं होता है। अगर रास्ते में कोई पत्थर है और आपको उस रास्ते से जाना है तो क्या करेंगे? एक बार आप साइड से जाएंगे, दो बार, आप चार लोग साइड से निकलेंगे, लेकिन पांचवी बार शायद आप उस पत्थर को हटाने की कोशिश करेंगे। पहाड़ों में जब लैंडस्लाइड होती तो क्या हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं? सही बात। आसपास के लोग उस पत्थर को, उस मिट्टी को, वहां से मलबे को हटाने का ही कोशिश करते हैं ना कि हटे तो रास्ता खाली हो। तो जब तक हम उस आगे आने वाले अपने जो हमारा रुकावट है उसको हटाएंगे नहीं, खुद से ही हटाना पड़ेगा ना अपना रास्ता बनाने के लिए। उसे तो वही है कि आप अपने रास्ते खुद ही बना सकते हैं, आपके लिए रास्ते कोई रोकता नहीं है। ये सिर्फ ऊपर वाले का, एक यूनिवर्स का प्लान होता है कि आप
कितने स्ट्रॉन्ग किस सिचुएशन में हो सकते हो, कितना आप अपने आप को चैलेंजिंग बना सकते हो सिचुएशंस के लिए। जस्ट वो एक टेस्टिंग फेज होता है शायद। तो वो टेस्टिंग फेज हमारी लाइफ में ना हमेशा आता है। वो ज़रूरी भी है मैम कहीं वो पे। ज़रूरी भी है, आपको एक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपकी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए ना वो ज़रूरी भी है कि वो टेस्टिंग फेजेस आते रहें। और आते हैं, अगर कोई चीज़ आई है तो जाएगी भी। तो अगर आज कोई रुकावट है, वो हटेगी भी और आपको खुद ही उसका रास्ता ढूँढना पड़ेगा। तो लास्टली जैसे मैम ने बहुत सारी चीज़ें बताई, मैसेज बहुत प्यारा दिया, कम्युनिकेशन वाला पार्ट एंड स्ट्रगल वाला पार्ट, कि ये एक जर्नी है। जब आप कहीं पहुँच जाओगे तब आपको याद आएगी कि ये जर्नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अगर ये नहीं होता तो आज कहीं न कहीं हम लोगों का स्ट्रगल के हट के सक्सेस नहीं आता। तो लास्टली थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग आवर शो एंड बहुत अच्छा लगा हमें आप पॉडकास्ट में हमारे आए एंड हमने आपको इनवाइट करा और आप इतने शॉर्ट नोटिस पे भी आ गए एंड आज बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड लास्ट में अपने दर्शकों के साथ ये कहना चाहूँगा कि जैसे हम वापस से आपसे एक फरमाइश करेंगे एक पोएट्री की, ये क्योंकि मेरे को बहुत अच्छी लगती है आपकी पोएट्री, तो अगर आप लास्ट में कुछ कहना चाहो तो? ओके। सो एक मैंने बहुत 2 लाइन्स, मतलब एकदम 2 लाइनों की एक पोएम है, बहुत खूबसूरत मुझे वो 2 लाइनें लगती हैं। और ये मैंने मेरी सबसे पहली मतलब जब मैंने थोड़ा-सा शायरी लिखनी स्टार्ट करी थी ना, ये तभी मैंने 2 लाइनें, एक मेरी सबसे पहली है ये, कि ज़रूरी नहीं जो हासिल कर लिया वही प्रेम है। हाँ, हाँ। ज़रूरी नहीं जो हासिल कर लिया वही प्रेम है, हासिल करके जिसके लिए दुआ माँगो वो भी प्रेम है। आहा! वाह! इतनी डीप लाइन्स बोलते हो ना आप इतनी छोटी-छोटी बातों में। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग आवर शो। मेरे को बहुत अच्छा लगा हमारे शो में आए एंड फिर मिलेंगे सेकंड एपिसोड के लिए। बिल्कुल। तो जिसको भी मैम से कनेक्ट करना है अपनी किसी भी फर्म को रजिस्टर कराने के लिए, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे एंड मैम का इंस्टाग्राम आईडी डाल देंगे। तो जिसको भी मैम से कनेक्ट करना है अपनी किसी भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो वो मैम तक पहुँच सकता है। एंड आपके कुछ भी ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप यहाँ तक इस पॉडकास्ट को सुनते हुए आ गए हो, तो अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस रह गए हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। हम सेकंड एपिसोड में मैम को फिर से बुलाकर ज़रूर वो क्वेश्चंस के आंसर्स लेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर शो मैम। थैंक यू सो मच।